से बाद जो है मैं दोबारा से अपने जो है चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगी अब से जो है डेली वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे जो है सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 जो है ये इसको आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका जो है काफ़ी सारे जो है टेस्ट हैं, उनमें जो है वो सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग के बारे में पूछ लिया जाता है। सही है। तो ये हमारे पास जो है 2006 में जो है ये हमारे पास लॉ आया था सितंबर 2006 में। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल डिवीजन जो है वो इस्लामाबाद ने इसको जो है नोटिफिकेशन की दिया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है फाइनेंस डिवीजन के यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर हमारे पास 13 सितंबर 2006 में हमारे पास आया था। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखिए ऑफिस मेमोरेंडम इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग। इससे आगे जो नीचे हम पढ़ना शुरू करते हैं ये हमारे पास लॉज है, इसमें सर्टन जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। सही। तो ये ईयर आपको याद रखना चाहिए कि 13 सितंबर 2006 में जो है ये बेसिकली जो है ये आ गया था। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है the undersigned is directed to refer to the new system of financial control and budgeting introduced with effect from 1st July 2000 VI'd to the Financial Division OM number F34 X3 2000। ठीक है। डेटेड 30/6/2006। ठीक है। 2000 on the above subject and to state that it has been decided to review the system with a view to delegating more power to administrative ministries division and bring it to in the line with the chart of accounts as laid down by the Auditor General of Pakistan। सही। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जब लॉ ये फर्स्ट टाइम जब इसको बनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अफेक्ट ये करेगा 1 जुलाई 2000 से। ठीक है। सही। फाइनेंस डिवीजन को और ये इसमें डेट कर रहा है इसमें 1 36/2000। ठीक है। यानी कि इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे इसके बाद जो है 2006 तक में इस पर चेंजेस की थी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका अगर हमें से पूछा जाए कि भाई कौन से डेट को जो है ये इसका अफेक्ट शुरू होता है तो ये 1 जुलाई 2000 से शुरू होता है। ठीक है। तो ऑन द अबव सब्जेक्ट एंड on the above subject and to state that it has been decided to review the system in a view to delegate more powers to administrative minister division and bring it in the line with chart of accounts। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है उसके साथ जो है जो इसका मकसद क्या था उसको लाने का कि वो डेलीगेट मोर पावर्स कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर डिवीजन को। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर डिवीजन्स को ये मोर जो है पावर्स दे सके और इसको लाइन में ला सके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ जो लेड डाउन की थी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि कौन से वाले किसने ले डाउन की थी, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ले डाउन की थी। ठीक है। और क्यों ये पास किया था, ताकि वो डेलीगेट कर सके मोर अथॉरिटीज़ मिनिस्टर्स ऑफ मिनिस्टर डिवीजन को। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है द प्रोसीजर एंड फाइनेंशियल लिमिट्स लेड डाउन इन द OM शेल टेक विद इमीडिएट इफेक्ट। जो प्रोसीजर्स और इसका फाइनेंशियल लिमिट्स हैं वो इसको जो फ़ौरन से जो है वो इसके लागू हो जाते हैं। जो इसके इमीडिएट इफेक्ट्स हैं वो कौन से वाले हैं, ये आपके जो है अंडर है यहाँ पे प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आज वाले लेक्चर में दो चीज़ों को कवर करेंगे। एक हमारे पास होगा प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर और दूसरा होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है CFO को और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को जो है हम देखेंगे। अब इसमें जो है वो सबसे ऊपर जो होता है वो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर होता है, उसके जो है अंडर 2 बॉडीज़ मज़ीद आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेक्रेटरी शैल बी द प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर। ठीक है। जो यहाँ का पे सेक्रेटरी होता है वो जो होता है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर होता है ऑफ मिनिस्टर डिवीजन का। ठीक है। अटैच डिपार्टमेंट्स का भी, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स का भी, यानी कि सबसे ऊपर होता है। इसको जो है ये अटैच डिपार्टमेंट्स, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, जो इसके पास प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है, ये सब इसके नीचे जाता है। ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड अगेंस्ट द बजट ग्रांट ऑफ द मिनिस्टर डिवीजन, the term secretary shall
include the principal secretary, the acting secretary, the additional secretary in charge और the senior joint secretary in charge of division. ये सारे जो है वो आपको जो है वो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी को जो है हम लोग कह सकते हैं कि वो यहाँ पे जो टर्म सेक्रेटरी है उसको जो डिफाइन करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहा जा सकता है, ठीक है। एक्टिंग सेक्रेटरी भी कहा जा सकता है, एडिशनल सेक्रेटरी भी कह देते हैं, इंचार्ज भी कह देते हैं, ठीक है। जो सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी भी कह देते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी इंचार्ज भी कहा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो वाली हैं जो उसको एक पर्सन को यानी कि सेक्रेटरी को जो है ये फर्दर इन चीज़ों से बुलाया जा सकता है। सही है। एक्टिंग सेक्रेटरी तो आपको पता है कि वो जो थोड़ी देर के लिए जो है ना उसे एक्ट करना पड़ रहा होता है कि वो सेक्रेटरी की तरह, या फिर एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज, ये सारे जो होते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये हम आपके पास जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा जिनको ये इस टर्म से बुलाया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, पहले उसने आपको सबसे पहले प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर में ये आपको बता दिया कि उनको किस नाम से क्या किस चीज़ से मुखातब किया जा सकता है। अब आपको जो है वो ये बता रहा है कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की, वो क्या है, ठीक है। इन द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, फाइनेंस is an essential element in policy questions, and the principal accounting officer is to in the principal accounting officer is to ensure that the financial considerations are taken into account at all stages in framing and implementing decisions, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की, वो फाइनेंस की, वो एक इसेंशियल एलिमेंट होता है कोई किसी पॉलिसी क्वेश्चंस में। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल कंसिडरेशंस होती हैं वो टेक प्लेस करें अकाउंट्स में, उसके तमाम स्टेजेस में, ठीक है। उसके जितने भी स्टेजेस होती हैं उनमें वो जो अकाउंट्स की जितनी भी वो जो फाइनेंशियल कंसिडरेशंस होती हैं वो सारी उसको जो है वो देखा जाए, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है। और उसकी फ्रेमिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो उसके डिसीजंस होते हैं उसको भी ये जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है उसको भी इसको भी जो है उसको इंश्योर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इसको जो है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफिसर है शेल बी असिस्टेड बाय द चीफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफिसर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो लोग जो है वो इसको जो है वो फर्दर जो असिस्ट कर रहे होते हैं। एक होता है हमारे पास चीफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफिसर, एक होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है ऊपर क्या आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले होता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के आगे दो आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जो है, एक होता है हमारे पास फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, ठीक है, ये जो आपको प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह के नज़र आते हैं। दूसरे आपके पास जो होते हैं वो आपके पास क्या है, चीफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये हमारे पास जो है फर्दर दो आ जाते हैं इसके नीचे। अब आपको ये दो चीज़ें याद रखनी चाहिए कि उसके अंडर जो है वो कौन से आते हैं। प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर के आगे जो है दो जो कौन से आते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, एक चीफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिसर, दूसरा फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है। इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़ इन फाइनेंशियल एंड बजटरी मैनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो है वो ड्यूटीज़ जो होती हैं वो इन फाइनेंशियल बजटरी मैटर्स में जो है वो इन दोनों की जो होती हैं ड्यूटीज डिवाइड होती हैं। द डेलीगेशन ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स टू द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एसेंशियल ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। जो डेलीगेट जो करता है वो ऑफ ग्रेटर फाइनेंशियल पावर्स, जो डेलीगेशन होती है इसकी कि वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की वो काफ़ी ज़्यादा होती है कि उसको जो डेलीगेट किए गई हुई हैं फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की है वो उसको काफ़ी जो है वो उसको ज़्यादा उसकी डेलीगेशन जितनी ज़्यादा है उसकी फाइनेंशियल पावर की, उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ कर जाती हैं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल कंडक्ट ऑफ द मिनिस्टर डिवीजन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है उसकी एफिशिएंट और इकोनॉमिक कंडक्ट पे, ठीक है। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है
वो ना सिर्फ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एफिशिएंट और इकोनॉमिक कंडक्ट ऑफ द मिनिस्टर डिवीजन डिपार्टमेंट, जितने भी उसमें उनमें जो जितने भी उनमें एफिशिएंट जितने भी उसमें इकोनॉमिक कंडक्ट्स आ रहे हैं उनमें उसमें एफिशिएंटली वो कितने वो जो मूव कर रहे हैं, उसमें जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना सिर्फ यहाँ पे आ रही हैं बल continues टू बी पर्सनली आंसर्ड बिफोर द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बल्कि उसको जो है वो इसके लिए जो है वो पर्सनली आंसर करना पड़ता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी हैं, कि मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है वो ये भी आता है, बल्कि उससे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे, ये मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन आया हुआ है कभी जो है पेपर्स में, कि उसे आंसरेबल किसके आगे होना होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे। ठीक है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। टू मेन प्रिंसिपल्स इज़ टू ऑब्जर्व एन आर इकोनॉमी। ठीक है, जो दो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं वो जिनको ऑब्जर्व किया जाता है वो इकोनॉमी के कौन से होते हैं, गेटिंग फुल वैल्यू फॉर मनी एंड रेगुलेटरी। ठीक है, आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ मनी है, और आपकी रेगुलेटरी में क्या होता है, स्पेंडिंग मनी फॉर द पर्पस एंड इन द मैटर प्रिस्क्राइब बाय लॉ एंड रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कहते हैं कि आप किस तरीके से उसको जो है वो आपको किस तरीके से फुल वैल्यू ऑफ मनी जो है वो किस तरीके से जो है आपको मिलेगी, और आप उसको जो है किस तरीके से स्पेंड करोगे, किन पर्पसेस में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जिसको जो है वो लॉ एंड रूल्स के में रहते हुए, ठीक है, जिस तरीके से लॉज एंड रूल्स डिफाइन हुए हैं जिस तरीके से वो आप उसके रिकॉर्डिंगली चलोगे। ठीक है, सो ये यहाँ पे उसकी कुछ जो है फर्दर हमने जो है उसकी जो है ड्यूटीज़ के बारे में देखा है कि उसके टू मेन प्रिंसिपल्स जो हैं वो कौन से वाले हैं, कि वो ऑब्ज़र्व करता है इकोनॉमी को। ठीक है, पहला ये है कि वो ऑब्ज़र्व करेगा इकोनॉमी को और रेगुलरिटी को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑब्ज़र्व करेगा इकोनॉमी को और रेगुलेटरी को। ठीक है, द जनरल फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 जो है एम्फोसाइज करेगा द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जिनमें आ जाती है सबसे पहले प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद पर्पस आ जाएगा, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन आएगा, फिर लिमिटेशन, प्रूडेंस, और फिर उसके बाद पब्लिक एडवांटेज, अलाउंसेस नॉट टू बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, इंटेंजिबल पेमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे हम जो है इस सब चीज़ों को देख लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, ठीक है, द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड विद ड्यू रिगार्ड टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो आप एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा करते हो वो आपका किस तरीके से होगा, इंकर करेगा कि जैसे आप जो है वो रिगार्ड टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रायोरिटी, जिस तरीके से आपकी जो फाइनेंशियल प्रायोरिटी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा है उस पर आप सबसे पहले खर्चा करोगे। ठीक है, ना सिर्फ सबसे पहले खर्चा करोगे बल्कि अगर उसको बहुत ज़रूरी है और वो अर्जेंट है और वो उसके बगैर रहा नहीं जा सकता, और उसका जो है वो आपका जो है एक्सपेंडिचर होना ही चाहिए, और उसके बगैर आपकी बॉडी नहीं चल सकती, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी नहीं चल सकती, तो डेफिनेटली उसका खर्चा अगर ज़्यादा है तो वो आपको एक्सपेंडिचर उतना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से देखते हो। ठीक है, तो जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा होगी उस पर पहले आप खर्चा करोगे। फिर उसके बाद पर्पस क्या होता है, द फंड्स अलाउड टू अ मिनिस्टर डिवीजन, मिनिस्टर या डिवीजन पे, मिनिस्ट्री और डिवीजन पे अटैच डिपार्टमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स आर स्पेंड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर एलोकेटेड। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो है वो पर्पस में वो ये बता रहा है कि जो आपके फंड्स हैं वो आप एलोकेट करते हो मिनिस्टर डिवीजन को। ठीक है, अटैच डिपार्टमेंट्स को, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को जो आप स्पेंड कर रहे हो, पर्पस क्या है उसका, ठीक है, फॉर विच दे आर एलोकेटेड, कौन सा पर्पस है जिस पे आप जो को जो है स्पेंड करना है, स्पेंड फॉर द पर्पस, कौन से पर्पस के लिए आपको स्पेंड करना है जिसके लिए आपको वो एलोकेट किया हुआ। ठीक है, तो आपने उसका पर्पस भी चेक करना है और आपने उसका वो जिसके लिए वो एलोकेट किया गया है वो उसके उस पे उसी पे स्पेंड करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली, और आप बॉन्डेड हो उसी पे स्पेंड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, द फंड्स आर स्पेंड इन अकॉर्डिंग विद रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो आपके फंड्स हैं वो आप स्पेंड करते हो
अकॉर्डिंग विद रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी आपके फंड्स हैं वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही, जो आपके रेलिवेंट रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से आप जो है वो स्पेंडिंग करोगे। ओके, तो यहाँ पे जो है आपके घर में भी अगर आपने बजट बनाया हुआ है, उसमें अगर आपने कुछ रखा हुआ है कि इतना आप उसमें ही स्पेंड करोगे, तो आप उसमें भी स्ट्रिक्टली बॉन्डेड होते हो। एक्सेप्ट जो है वो सर्टन उससे भी ज़्यादा अर्जेंट मैटर आ जाए तो फिर डेफिनेटली वो आपका जो है वो स्पेंड फंड जो होता है वो उसके हिसाब से पे नहीं रहता। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप उस फंड को कभी हाथ नहीं लगाते, चाहे आपका कितना भी अर्जेंट मैटर ना हो, क्योंकि वो आपके लिए शायद ज़्यादा मैटर करता होता है, वो प्रायोरिटी वाला केस आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशंस में क्या होता है, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट एलोकेशन। जो आपका एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है, जितना आपने खर्चा करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस जो मंथ में उन्होंने इतना 10,000 का फॉर एग्ज़ाम्पल खर्चा लिखा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10,000 तक ही है, तो उसमें से उन्हें जो है वो अपना बजट जो है वो एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, उसी बजट के रहते हुए उतना ही एक्सपेंडिचर करना है। ये बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है प्रूडेंस। प्रूडेंस में क्या चीज़ आ रहा है हमारे पास, द एक्सपेंडिचर इज़ नॉट प्राइमा फेशिया। जो ये जो है आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है। जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो आपके पास प्राइमा फेशिया नहीं है, मोर देन ओकेजन डिमांड। ठीक है, जो आपके पास है ये क्या है, ओकेजन डिमांड है। इन द एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सरसाइज the same vigilance to in respect of the expenditure incurred from public funds as a person of ordinary prudence, which exercise in respect of the expenditure of his own money। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास क्या होता है कि प्राइमा फेशिया नहीं है, वो आपके पास जो है वो मोर देन जो है वो आपके पास ओकेजन डिमांड है। और जो उसमें एवरी गवर्नमेंट जो जितने भी तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो इसमें एक्सरसाइज यही करते हैं कि सेम जो विजिलेंट रहते हैं वो इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितने भी खर्चे होते हैं उसके हिसाब से वो जो है वो कि एक्सपेंडिचर उनका ज़्यादा ना हो इंकर्ड फ्रॉम पब्लिक फंड्स, क्योंकि पब्लिक फंड्स से जो है वो उन्हें एक्सपेंडिचर करने होते हैं कि जो पब्लिक ने टैक्सेस पे किए हैं उससे। ठीक है, एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस। ठीक है, जो ऑर्डनरी जो पर्सन होता है, जैसे हर घर का खर्च जो है वो खर्चा होता है, उसको वो एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो इसमें जो है वो सारे क्या रहते हैं कि वो उसमें विजिलेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि वो अपने ही रिस्पेक्ट ऑफ वो उसको अपना ही पैसा समझते हैं और उसमें से वो उससे खर्चा उतने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा बढ़ने के लिए जो है वो नहीं देते, तो ये आपके प्रूडेंस में आ जाता है। ठीक है, अच्छा पब्लिक एडवांटेज आपके पास क्या है, पब्लिक एडवांटेज क्या है, नो अथॉरिटी एक्सरसाइज द पावर ऑफ सेंसेशनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर which will be directly or indirectly to its own advantage, and that public money are not utilized for the benefit of a particular person or section of the community unless the amount of expenditure involved in is insignificant or the claim of the amount can be enforced in a court of law or the expenditure is in pursuance of a recognized policy or custom। ठीक है, जो पब्लिक एडवांटेज है वो यहाँ पे इन्हें क्या मिलता है, नो अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज कर सकती है अपनी पावर्स का। ठीक है, ऑफ सेंशनिंग एक्सपेंडिचर्स जो टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज, कि वो अपनी जो है वो सेंशनिंग नहीं करवा सकती एक्सपेंडिचर का कि ज़्यादा बढ़ा दे अपना एक्सपेंडिचर को, कि जो है वो इसमें अपने ओन मफाद के लिए। ठीक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, एंड द पब्लिक मनी जो है वो आर नॉट यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर पर्सनस। ठीक है, जो इसमें पब्लिक मनी है वो आपका यूटिलाइज आप इसलिए नहीं पे नहीं करते कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट करे। ठीक है, और सेक्शन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, या तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को जो है वो बेनिफिट करे, अनलेस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन इज़ इनसिग्निफिकेंट। जो अनलेस एंड अनटिल जो है
वो क्या है आपके पास, क्या कि आपकी जो अमाउंट है वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत थोड़ी है, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट है, बहुत थोड़ी सी है, मामूली सी है, जैसे 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, ठीक है। तो इसमें इतना वो नहीं होता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता किस डिपार्टमेंट में अगर किसी इतने से पैसों के लिए चीज़ें चाहिए तो वो फिर वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट जो होती है वो फिर उसको टेक केयर कर लेते हैं। और द क्लेम ऑफ द अमाउंट कैन बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर जो आपके पास जो आप क्लेम करो अमाउंट को कि आपको इन्फोर्स किया जाए कोर्ट ऑफ लॉ में, सही। तो वो कोर्ट में जो है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट्स चली जाती हैं, ये छोटी मोटी अमाउंट्स नहीं जाती। और द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ अ रिकग्नाइज पॉलिसी और कस्टम, जो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपका जो है वो इन परसुएंस ऑफ अ, जो आपकी रहना चाहिए आपकी रिकग्नाइज जो आपकी पॉलिसी और कस्टम्स हैं उसके अंदर अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक एडवांटेज ये है कि आप जो है वो किसी सर्टन पर्सन को या फिर एक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी को, सिर्फ एक सर्टन कम्युनिटी को जो है वो बेनिफिट के लिए जो है आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, सही। ये उसके जो है इसमें रूल्स एंड लॉज के ख़िलाफ़ है। और इसके जो सर्टन जो है कि आप इन्फोर्स करोगे इसको कोर्ट ऑफ लॉ में, आपके पास जो अमाउंट है अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो फिर तो वो चलता है, लेकिन अगर वो आपको कोर्ट में जाना पड़ता है और आपके जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है और वो पॉलिसी और कस्टम में नहीं आता, फिर तो जो है उसको टेक केयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अलाउंसेस नॉट टू बी अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, जो आपके अलाउंसेस हैं वो आपके सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आपका जो है द अमाउंट ऑफ अ अलाउंस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इज सो रेगुलेटेड दैट द अलाउंस आर नॉट ऑन द होल और अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू बी रिसिपेंट, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात है कि जो आपका जो है शुरू में आप जो है वो अ, जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो कहते हैं कि नो टी ए शुड बी अप्लाइड, तो इसका मतलब कि ट्रैवलिंग अलाउंस होता है टी ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका अलाउंस जो है वो आपको जो है वो आपका वो कह रहे हैं सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कि जब गवर्नमेंट ऑफिसर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उससे कुछ थोड़ा सा जो है वो अलाउंस दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, कि वो जो है क्योंकि वो गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए जा रहा है तो उसको जो है वो उसको टेक केयर किया जाता है। तो वो कहते हैं कि उसको आप ये मत समझें कि वो आपका जो है वो सोर्स ऑफ जो है प्रॉफिट है या इनकम है, ठीक है। वो आपका जो है वो आपका पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर है वो उसको पर्टिकुलर टाइप पे उसको इस्तेमाल करना है। इज़ रेगुलेटेड दैट द अलाउंस आर नॉट ऑन द होल और अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सिंपल सी वो यही बात कर रहा है टू द रेसिप्रेंट, जो भी रेसिप्रेंट है, रेसिप्रेंट मतलब यहाँ पे एक पर्सन है जो उसका उसका जो है ये सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं है, उसको सर्टेन पर्टिकुलर टाइप के लिए दिया जा रहा है उसको एक्सपेंडिचर करने के लिए और उसी पर से स्पेंड भी करना है। इनएविटेबल पेमेंट्स, और यहाँ पे इनएविटेबल पेमेंट्स कौन सी होते हैं, अच्छा, in pursuance of the GFR Volume 1, the Principal Accounting Officer shall adopt the procedure laid down therein under Para 105 or GFR Volume 1. It is an important principle that money indisputably payable should not, as far as possible, be left unpaid, and that money paid should under no circumstances be kept out of accounts a day longer than it absolutely necessary. It is no economy to postpone inevitable payments and is very important to ascertain provide for in the budget estimates, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं कि इन प्रोसुएंस ऑफ GFR वॉल्यूम 1, जो आपके पास प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है उसको अडॉप्ट करने पड़ते हैं प्रोसीजर्स जो इसमें दिए गए हैं GFR वॉल्यूम 1 में, ठीक है। अंडर पैरा 105, अंडर पैरा 105 में GFR वॉल्यूम 1 में जो आपके पास जो है ये इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो मनी जो है वो इंडिस्प्यूटेबली जो है वो पेएबल होगी, should not as far as possible be left unpaid, and that money should paid should under no circumstances be kept out of account a day longer than it is absolutely necessary, ठीक है।
तो यहाँ पे वो कहता है कि जो आपका इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है कि आपका जो मनी जो है वो इंडिस्प्यूटेबली जो है वो आपको पे कर देनी चाहिए, पेबल होनी चाहिए, और वो जो है शुड नॉट एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके उसको जो है वो बी लेफ्ट अनपेड, उसको जो है वो अनपेड ना रखा जाए। एंड दैट मनी शुड एंड दैट मनी पेड शुड, ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, उसको जो है किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो है उसे और वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में उसे पे कर देना चाहिए। बी केप्ट आउट ऑफ अकाउंट अ डे लॉन्गर देन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, अगर बहुत ज़रूरी हो तो एक दिन के लिए उसे रोका जा सकता है, लेकिन उसको पे फिर भी करना पड़ता है। इट इज़ नो इकॉनमी टू पोस्टपोन इनएविटेबल पेमेंट्स, ठीक है, किसी भी इकॉनमी में ये नहीं है कि आप पोस्टपोन करो इनएविटेबल पेमेंट्स, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी पेमेंट्स हैं जो आपके पास हैं वो आप जो है उसको हर हाल में पेमेंट करो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्टेन प्रोवाइड फॉर इन द बजटरी एस्टिमेट, और आपको जो है ये पॉइंट जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको आप सर्टेन करो, आप प्रोवाइड करो बजट एस्टिमेट्स में, ठीक है। लिक्विडेट एंड रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ ऑल एक्चुअल ऑब्लिगेशंस एट द अर्लियर पॉसिबल डेट, जो इसमें लिक्विडेट करो, लिक्विडेट मतलब जो है वो जितना लिक्विडेट और रिकॉर्ड करो द पेमेंट ऑफ ऑल एक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट आपको तो है ना कि वो लिक्विडेशन जो है वो हम लोग क्या कहते हैं कि करंट एसेट्स जो होते हैं वो हाईली लिक्विडेटेड होते हैं, जो आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं वो आपके पास इतनी जल्दी लिक्विडेट नहीं होते, ठीक है, जिनको आप जो है ना तेज़ी से मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके जो लिक्विडेट और रिकॉर्ड करो आप उसको, ठीक है, आप उसको जल्दी से पेमेंट करो, आप उसको जो है रिकॉर्ड करो पेमेंट्स ऑफ ऑल एक्चुअल ऑब्लिगेशन, जितनी भी आप पे एक्चुअल ऑब्लिगेशन है आप उनकी पेमेंट्स को जो है लिक्विडेट कर दो, रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, जितना अर्ली पॉसिबल है उतना ही, ठीक है। बिसाइड प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शेल मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट टू सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है उसके लिए क्या है कि वो शेल मेक प्रॉम्प्ट, जो जितना प्रॉम्प्ट होता है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट्स टू सप्लायर, जितना जल्दी हो सके वो पे करते सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को अगेंस्ट देयर इनवॉइस एंड रनिंग बिल्स, जितने भी उनके जो इनवॉइसेस हैं और रनिंग बिल्स हैं विद इन टाइम गिवन इन द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी उनको कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशंस उनके जौन सी हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे गिवन है, ठीक है, विच शेल नॉट एक्सीड 30 डेज, उसके 30 डेज से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। जितने भी सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितने उनके इन्वॉइसेस हैं, रनिंग बिल्स हैं, जो उनके पास टाइम गिवन है कंडीशंस और उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो उनके कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज stipulated in Rule 43 of Public Procurement Rules 2004, ठीक है, जो रूल 43 में दिया हुआ है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में जो 2004 के, इशूड बाय फाइनेंस डिवीजन वाइड्स SRO 432/2004 डेटेड 8 जून 2004, ठीक है, ये वाली डेट याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी ये जो SRO है वाला किस्सा ये बेशक याद ना रखें, 8 जून 2004। तो ये जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं ये आपके जो है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं उसमें इशू हुआ हुआ फाइनेंशियल डिवीजन के, ठीक है, और वो डेट है उसकी 8 जून 2004। अच्छा, जो अदर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपकी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की, वो शेल बी अंडर, ठीक है, वो कौन सी हैं, प्रपोजल फॉर बजटरी एलोकेशन, ठीक है, कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, और हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इंस्ट्रक्शंस, और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मेंटेनेंस एंड रिकग्निशन ऑफ अकाउंट्स, रियलाइजेशन ऑफ रिसिप्ट, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, चीफ, फिर उसके बाद हमारे पास CFO आ जाता है, ठीक है। तो हम ये पढ़ना शुरू करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है प्रपोजल फॉर बजटरी एलोकेशन में क्या आता है, जो ये आपके पास प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर की है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शैल कंसिडर बजटरी प्रपोजल्स सबमिटेड टू हिम एंड शैल आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी फॉरवर्ड द प्रपोजल टू फाइनेंशियल एडवाइजर ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटरी एलोकेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो क्या करता है कि वो कंसिडर करता है बजटरी प्रपोजल को कि वो सबमिटेड हो उसके पास। ठीक है, और फिर उसके बाद वो केयरफुली जो है उसको स्क्रूटनाइज करता है और उसको फॉरवर्ड कर देता है फाइनेंशियल एडवाइज़र को। ठीक है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑर्गेनाइजेशन को फॉर बजटरी एलोकेशन। ठीक है, सबसे पहले जो है वो उसके पास जो है वो बजट प्रपोजल के पास जाता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के पास, वो उसको स्क्रूटनाइज करता है और सेंड कर देता है फाइनेंशियल एडवाइज़र को, ताकि वो जो है उसको बजट एलोकेट कर सके। द प्रपोजल फॉर द एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन द डेलीगेटेड पावर shall be forwarded to the प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर टू द फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस डिवीजन। ठीक है, जो यहाँ पे प्रपोजल फॉर द एक्सपेंडिचर है, जो आपके जो खर्चों का ये प्रपोजल जो है एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड इन द डेलीगेटेड पावर्स शैल आल्सो बी फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाय द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर टू द फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस डिवीजन। जो प्रपोजल्स हैं जो उसके एक्सपेंडिचर्स को जो हैं वो जो उसके नॉट कवर इन द डेलीगेटेड पावर, जो उसके डेलीगेटेड पावर्स में नहीं आते, उसको भी वो फॉरवर्ड कर देता है, फॉरवर्ड बाय द जो इतने भी हैं वो फॉरवर्ड कर देता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फाइनेंस एडवाइज़र को। ठीक है, फाइनेंस डिवीजन के जो होता है फाइनेंस एडवाइज़र को ही वो जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के उसमें डेलीगेटेड पावर्स में नहीं आती। वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास अगर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफिसर के पास जो डेलीगेटेड पावर्स ना हों, उसको किसको सेंड करता है, उसको फाइनेंशियल एडवाइज़र को सेंड करता है फाइनेंस डिवीजन के। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। जो कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर है वो कैसे रखता है, Principal accounting officer shall ensure that the funds allocated to a ministry, division, etc. are spent for the purpose for which they are allocated. जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो इंश्योर करता है कि जो फंड्स जो है वो एलोकेट हों मिनिस्टर डिवीजन को, वो स्पेंड हो जिस पर्पस के लिए जो है वो अलॉट किए गए हैं। ही shall also ensure that the expenditure fall within the ambit of a grant or an appropriate duly author, authenticated is normally appropriate proportionate to the budget allotment, and that the flow of expenditure does not give rise to demand for additional funds। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि आपके पास जो है वो इंश्योर करता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो फॉल करे विद इन द एम्बिट ऑफ द ग्रांट, जितनी के जो है वो उसकी ग्रांट जो है वो दी गई है उसके अंदर ही वो फॉल करे, और एन अप्रोप्रिएट ड्यूली ऑथेंटिकेटेड, और फिर वो जो है वो अप्रोप्रिएट हो और वो ड्यूली ऑथेंटिकेटेड हो, और वो जो है वो नॉर्मली जो है वो प्रोपोर्शनेट हो टू द बजट एलिमेंट टू द बजट अलॉटमेंट पे। ठीक है, एंड देट द फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर डज नॉट गिव राइज टू डिमांड फॉर एडिशनल फंड, और ये कि उसका जो फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर है वो डज नॉट गिव राइज टू डिमांड, वो आपकी जो है वो डिमांड को जो है वो राइज ना कर सके फॉर एडिशनल फंड्स की। ठीक है, सही है, जो एक्सपेंडिचर है वो आपकी जो है वो कम से कम ऐसा ना हो कि वो आपकी जो है ना फर्दर डिमांड को जो है वो एडिशनल फंड्स की उसको राइज करते हैं। द एक्सपेंडिचर इज़ in excess of the amount of grant or appropriate, as well as the expenditure not falling within the scope of intention of any grant or appropriate unless regularized by a supplementary grant or a technical supplementary grant। जो आपका पास जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सेस में ना हो, एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रांट। ठीक है, जो आपके एक्सेस उससे उस जो आपने ग्रांट दी है, जो आपके के पास अप्रोप्रिएशन एज वेल
जो आपका एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा वो ना इंक्रीज़ करे, ठीक है। और वो ऐसा ना हो कि वो फॉल ही नहीं करी विद इन द स्कोप, जो स्कोप है उसके, और इंटेंशन ऑफ एन ग्रांट, ठीक है, या फिर इंटेंशन जो होती है वो ग्रांट और ये और अप्रोप्रिएशन, ठीक है, वो अनलेस रेगुलाइज्ड बाय सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है, वो आपको जो है वो हत्ता कि वो जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट या फिर टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट के हवाले से जो है वो उसमें वो साइन ना हो, ठीक है। उसने क्या किया, ड्यूली जो है वो अप्रोप्रिएट साइंड हो, ऊपर का है उसने, ठीक है। तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री ग्रांट और टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट है। शेल बी ट्रीटेड अनऑथराइज, ठीक है, वो उसको वो जो है वो अनऑथराइज जो है वो कर देता है। तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है for any laxity in matters of control over expenditure, including that on the part of subordinate, he shall ensure that neither he nor his subordinate regarded the instructions issued by government from time to time for proper utilization of fund placed at his disposal, ठीक है। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जितनी किसी किस्म की लेक्सिटी जो होती है, मैटर ऑफ कंट्रोल जितना भी उसमें होता है ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्लूडिंग दैट ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, जितने भी वो उसके होते हैं पार्ट्स होते हैं सबॉर्डिनेट्स के, उसमें जो है एक्सपेंडिचर को लेके जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ही शैल इंश्योर दैट, वो इंश्योर करता है कि नीदर ही नॉर उसके सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितनी भी उसके रिगार्डिंग है इंस्ट्रक्शंस के जो गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के हिसाब से वो प्लेस करें एट हिज डिस्पोजल, ठीक है, वो उसके डिस्पोजल पे होती हैं। और द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल आंसरेबिलिटी शेल नॉट however be applicable in case or in which the principal accounting officer has been overruled by his minister or minister or by his minister or on a matter of important affecting the financial administration of his ministry division, and is required to take a course of action in which he regard and inconsistent with his duties as principal accounting officer, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ पर्सनेबल आंसरेबल, जो प्रिंसिपल ऑफ पर्सनेबल जो आंसरेबिलिटी है वो वो जो है वो शेल नॉट हावर बी एप्लीकेबल, वो इतनी वो जो है वो एप्लीकेबल ना हो। जो केस है जिसमें प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो हैज़ बीन ओवर रूल्ड बाय हिज मिनिस्टर, ठीक है, जिसमें जो है वो मिनिस्टर का काम ज़्यादा आ जाता है या वो ओवर रूल कर जाता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को, जिसमें वो मैटर ऑफ इम्पॉर्टेंट अफेक्टिंग द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो है वो अफेक्टिंग जो आ जाती है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ऑफिस मिनिस्ट्री डिवीजन, ठीक है, वो रिक्वायर्ड करता है कि वो टेक कंट्रोल ऑफ एक्शन विच इज़ रिगार्डिंग एज इनकन्सिस्टेंट, ठीक है, वो इनकन्सिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि उसमें इनकन्सिस्टेंट है विद हिज ड्यूटीज़ एज प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, जिसमें उसके जो है वो रिगार्डिंग हिज ड्यूटीज़, ठीक है, जितने भी उसके ड्यूटीज़ हैं वो उसके हिसाब से वो इनकन्सिस्टेंट है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसकी ओवर रूल कर जाता है मिनिस्टर, ठीक है। जहाँ पे मिनिस्टर ओवर रूल कर जाता है, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर वहाँ पे जो है वो आंसरेबल नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वो मिनिस्टर ओवर रूल कर जाता है, ठीक है। इन सच केसेस ही शुड नॉट हेजिटेट टू सबमिट द केस टू द मिनिस्टर एक्सप्लेनिंग हाउ दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन इज़ इनकन्सिस्टेंट विद हिज ड्यूटीज़ एज प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, और उसमें से हेजिटेट नहीं करना चाहिए और मिनिस्टर के सामने जो है ना केस रख देना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि देखें जी मैं यहाँ पे जो हूँ इनकन्सिस्टेंट है मेरी यहाँ पे ड्यूटीज़ और रेगुलर, तो आप जो है यहाँ पे एक्शन लें, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास सी पार्ट, observance of rule regulations and instructions। अच्छा, ये ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन में हमारे पास है वाइल सेंशनिंग एक्सपेंडिचर्स ओवर द एक्सपेंडिचर
While sanctioning expenditure out of fund placed at his disposal, the principal accounting officer shall ensure that the requirements of the relevant rule and regulation are fully met and that the approval of finance division has been obtained in all cases which are not covered by a standing authorization that may have been delegated. तो यहाँ पे क्या है कि वाइल सेंशनिंग जो आपकी जिस आपको जिस जब आप सेंशन कर रहे होते हैं अपने एक्सपेंडिचर को, आप के फंड में से कितने की प्लेस होना चाहिए उसके डिस्पोजल पे उस सर्टेन जो एक्सपेंडिचर के लिए खर्चे के लिए, जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो इंश्योर करता है कि रिक्वायरमेंट्स उसकी, ठीक है, जो उसके रेलिवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसके फुली मेट करें, ठीक है, और उसका अप्रूवल हो जाए उसका फाइनेंस डिवीजन से जो कि ऑब्टेन्ड हो जाए उसका, ठीक है, इन ऑल केसेस विच आर कवर्ड बाय अ स्टैंडिंग ऑथराइजेशन, जो आपके पास स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन है और उसको आपके जो है वो आपको डेलीगेट भी हो जाए, ठीक है, तो वो उसके जो स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन है उसको भी उसकी जो पावर जो है वो डेलीगेट भी हो जाए, यानी कि उसको मिल जाए पावर थोड़ी सी ना, जो उसको स्टैंडर्ड जितनी होनी चाहिए ख़र्चा करने की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पार्ट डी आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास 3 पार्ट्स रह जाते हैं। अच्छा ठीक है, मेंटेनेंस एंड रिकग्निशन ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस एंड रिकग्निशन ऑफ अकाउंट्स, द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। जो मेंटेनेंस और रिकग्निशन ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इंश्योर करे एक्सपेंडिचर को कि वो इंकर जो इज़ नॉट इंकर्ड इन एक्सेस, जितना भी उसको जो बजट एलोकेट किया गया था उससे ज़्यादा जो है वो खर्चा नहीं हुआ, इज़ नॉट इंकर्ड इन एक्सेस ऑफ द बजट एलोकेशन, ठीक है, कि यानी कि जितना भी उसे एलोकेट किया था बजट उसके अंदर अंदर ही खर्चा हुआ है, उससे ज़्यादा जो है वो खर्चा नहीं हुआ, बार बार एक ही चीज़ को हर जगह बता रहा है, ठीक है। ही शैल इंश्योर दैट पेमेंट्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, जो पेमेंट्स हैं वो करेक्टली क्लासिफाइड की गई हुई हैं अंडर द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ये चीज़ जो है इसमें नहीं आई है, वो कह रहे हैं ही शैल इंश्योर दैट द पेमेंट्स आर करेक्टली क्लासिफाइड, जो पेमेंट्स हैं वो उसकी करेक्टली जो है क्लासीफाई हों, ठीक है, अंडर द अप्रोप्रिएट जो है अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो पेमेंट्स हैं वो उसकी करेक्टली क्लासीफाई हो जाए अंडर द जो हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, और डिपार्टमेंट अकाउंट्स आर रेगुलर and the department's accounts are regularly reconciled with every month with the figures committee by the controller general of accounts। सही, तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि जो पेमेंट्स है वो करेक्टली क्लासीफाई जो है वो करेक्टली जो है वो क्लासीफाई होंगी, जो अप्रोप्रिएट आपके जो है हेड ऑफ अकाउंट्स के साथ, ठीक है, और द डिपार्टमेंट अकाउंट्स आर रेगुलरली रिकॉन्साइल्ड, जो आपके डिपार्टमेंट्स अकाउंट्स हैं वो आपके जो है वो रेगुलरली रिकॉन्साइल्ड होंगे हर महीने, ठीक है, जो आपकी फिगर कमेटी है, जो आपकी फिगर्स जो आपकी कमिटेड हैं, कम्युनिकेटेड फिगर्स जो आपके कम्युनिकेट करते हो बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जो आपके पास जो है वो आपके फिगर्स जो है वो मंथली आपको जो है आप क्या करोगे कि उसका डिपार्टमेंट जो है और जो डिपार्टमेंट्स अकाउंट्स जो है वो आपके रेगुलरली जो है जो हर महीने के हिसाब से जो है वो फिगर जो है कम्युनिकेट की जाएगी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के साथ, जिनको अकाउंट्स जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू भी कहा जा सकता है, अकाउंटिंग जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू, ठीक है। He shall in addition keep himself well informed not only at the actual expenditure but also of the liabilities। तो वो ही शेल वो क्या करता है कि इन एडिशन में आपके कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, वो अपने आप को जो है वेल इन्फॉर्म रखता है, ना सिर्फ जो है वो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर से बट आल्सो ऑफ द लाइबिलिटीज़ के साथ भी, कि आपके जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है उसके आपको इन्फॉर्म रखेगा, बल्कि आपको उसकी लाइबिलिटीज़ के साथ भी जो है वो इन्फॉर्म रखेगा, विच हैव बी इंकर्ड एंड मस्ट अल्टीमेटली बी मेट, जो आपके पास जो है जो आपके पास कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है या अकाउंटेंट जनरल ऑफ रेवेन्यू है, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, ही शेल इन एडिशन कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म,
वो अपने आप को जो है ना वेल इन्फॉर्म रखेगा, नॉट ओनली ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ना सिर्फ उससे अपने आप को जो है ना वेल इन्फॉर्म रखेगा, बट ऑल्सो ऑफ द लाइबिलिटीज़, जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उससे भी अपने आप को इन्फॉर्म रखेगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के हिसाब से कह रहा है, ये मैं समझ लेगा ये जनरल ऑफ अकाउंट्स या अकाउंट्स के हिसाब से बात कर रहा है। उसके लिए सिर्फ उसने ये बात की है कि हर महीने जो है वो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि कितनी जो है फिगर जो है वो कम्युनिकेट की गई है, चाहे वो कितना खर्चा हुआ है, चाहे उसमें कितने पैसे आए, वगैरह वगैरह। वो क्या है आपके पास जनरल ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू को ये बातें पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको जो है इन्फॉर्म प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वह ना सिर्फ इन्फॉर्म रहेगा कि कितना खर्चा है, बल्कि वो इससे भी जो है कि कितना खर्चा किया गया है, कितना किया गया है, और उसके लिए कितना जो है हमें मज़ीद ज़रूरत है उसको अल्टीमेटली गोल जो है उसको मीट करने के लिए। एनी एंटीसिपेटेड जो एक्सेस और सेविंग शुड बी रीएडजस्टेड, जो आपने जो उन्होंने जो एंटीसिपेटेड जो उनके एक्सेसेस हैं और जो उनकी सेविंग्स हैं उनको रीएडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो मींस ऑफ री अप्रोप्रिएट टू द एक्सटेंट पावर हैव बीन डेलिकेटेड टू द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ठीक है, जो उन्होंने जो एंटीसिपेट किया हुआ है एक्सेसेस और सेविंग्स को भी वो उसको रीएडजस्ट भी कर सकते हैं। मींस ऑफ री अप्रोप्रिएशन टू द एक्सटेंट पावर हैज़ बीन, जितनी उनकी पावर उसे दी गई हुई है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को उसके हिसाब से, अंडर द न्यू प्रोसीजर, जितना नए प्रोसीजर के हिसाब से। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा सेविंग हो रही है कि जो है ना एक्सेस हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से जो है वो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के पास जो है वो अथॉरिटी दी गई हुई है नए प्रोसीजर के हिसाब से। सिमिलरली द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शेल मेक श्योर दैट द अकाउंट्स ऑफ recipients shall be maintained properly and reconciled on monthly basis. सिमिलरली जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो मेक श्योर करता है कि जो उसके अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट्स हैं शेल बी मेंटेन प्रॉपरली, जो उसके जो अकाउंट्स के जो उसके अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें खर्चे की और सेविंग की जो आती हैं वो मेंटेन की जाए प्रॉपरली और रिकॉन्साइल्ड की जाए ऑन एवरी मंथली बेसिस। ठीक है, वो उसको रिकॉन्साइल करें मंथली बेसिस पे। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाता है रियलाइजेशन ऑफ रिसिप्ट्स। रियलाइजेशन ऑफ रिसिप्ट्स का यहाँ पे आ जाता है इन मैटर ऑफ रिसिप्ट्स परटेनिंग टू द मिनिस्टर डिवीजन। ठीक है, जो आपके पास जो मैटर्स ऑफ रिसिप्ट्स हैं जिनमें परटेनिंग टू द मिनिस्टर डिवीजन अटैच डिपार्टमेंट सबॉर्डिनेट ऑफिस आ जाता है। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट एडुकेट मशीनरी exist for due collection and bringing to accounts of all receipts of any kind connected with the function of ministry division department and subordinate office with this control। अच्छा, यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ जो रियलाइजेशन ऑफ रिसिप्ट्स है कि वो क्या कहता है कि आपके जो मैटर ऑफ रिसिप्ट्स हैं वो आपके पेनिट्रेट करता है मिनिस्ट्री डिवीजन में, अटैच डिपार्टमेंट में और सबॉर्डिनेट ऑफिस में। जो आपके पास प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो कहता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंश्योर करता है कि वो जितनी भी एडुकेट जो उसकी मशीनरी जो है वो एग्जिस्ट करती है जो ड्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है, मशीनरी जो है वो एग्जिस्ट करिए जो इतनी कलेक्शन उसने करनी है और ब्रिंगिंग टू अकाउंट्स, जितने भी उसने अकाउंट्स में जो है वो जो पैसा लेके आना है ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट, जितने भी उसको उससे ज़रूरत है वो जो उससे कनेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ इसमें जो है वो इंश्योर कर रहा होता है कि उसने कलेक्शन और ब्रिंगिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो वो उसमें जो है वो ऑफ एनी काइंड कनेक्टेड विद द फंक्शन इन मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसमें वो सिर्फ इंश्योरेंस दे रहा होता है कि उसके पास एडुकेट मशीनरी अवेलेबल है कि वो कलेक्शन कर सके या ब्रिंग कर सके, मज़ीद जो है वो ला सके अकाउंट्स ऑफ ऑल रिसिप्ट्स को। ठीक है, जितना भी उसके साथ जो है जितने भी फंक्शंस कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स, सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, अटैच डिपार्टमेंट्स, जो डिवीजन्स उसके अंडर कंट्रोल में है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड डिपार्टमेंट अकाउंट कमेटी।
शुरू में हमने बात की थी कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो है वो आगे जो है उसने अपने आप को जो है वो पेश भी करना होता है, अकाउंटेबल होता है उसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके कि वो क्या कह रहे हैं। बी पर्सनली अकाउंटेबल टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर शेल अटेंड ऑल द मीटिंग ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी और equivalent shall regularly hold meeting of department accounting committee or chairperson with financial deputy financial advisor and director general audit as member of the chief financial and accounts officer as a member secretary to which the processing of audit and inspection report and decide upon authoritative measure so as to aid and accelerate the process of finalization। यहाँ पे बीइंग पर्सनली जो है वो क्या कहता है कि वो अकाउंटेबल होता है, बीइंग पर्सनली अकाउंटेबल होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने, ठीक है। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो होता है वो अटेंड करता है ऑल द मीटिंग्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो तमाम मीटिंग्स को अटेंड करता है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करवाती की होती हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर उसमें एडिशनल सेक्रेटरी और उसके इक्वलेंस जो होते हैं वो जितने भी रेगुलरली जो होल्ड करती हैं मीटिंग्स ऑफ डिपार्टमेंटल जो अकाउंटिंग कमेटीज़ हैं, ठीक है। या एज चेयरपर्सन, ठीक है, वैसा चेयरपर्सन जो होता है विद फाइनेंस डिवीजन विद फाइनेंशियल डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र, ये सारे जो होते हैं वो उसमें नाम मेंशन है कि कौन कौन से जो है, डायरेक्टर जनरल ऑडिट, ठीक है। और एज अ मेंबर एंड चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर एज मेंबर सेक्रेटरी टू वॉच द प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट्स, ये इन सबको बुलाया जाता है ताकि वो प्रोसेसिंग जो है वो अकाउंट्स ऑडिट प्रोसेसिंग चेक कर सकें, ऑडिट कर सकें एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स कर सकें, ठीक है। और डिसाइड कर सकें अपॉन अप्रोप्रिएट मेजर्स को, कि अप्रोप्रिएट मेजर्स कौन से एज टू एड एंड एक्सेलरेट कर सकें कि वो जो प्रोसेस जो होता है फाइनल फाइनलाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो ये सिर्फ जो चीज़ थी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का है कि ये वाले तमाम लोग जो है जितने भी हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है तमाम जो है मीटिंग्स अटेंड करता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, और इसके अलावा डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी की भी अटेंड करता है। और उसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है, उसमें ना सिर्फ जो है फाइनेंशियल डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आते हैं और डायरेक्टर जनरल आते हैं, ऑडिट आते हैं, और ये सब ना सिर्फ ऑडिट करते हैं बल्कि जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं रिपोर्ट्स को, और उसमें जो है ना वो कहते हैं कि उसमें मदद करते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो इसको जो है वो आगे लेके जा सकें और एक्सेलरेट कर सकें अपनी प्रोसेस को फाइनलाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ जो है वो यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन की हुई है सही। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चीफ फाइनेंशियल एंड अकाउंट ऑफिसर, ये भी अच्छा खासा बड़ा है, मेरे ख्याल में पूरे घंटे की वीडियो हो गई है। अब जो है मैं इसको जो है कुछ देर बाद जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये सारा उसी का पार्ट जा रहेगा, पावर और डेलीगेट और ये सब चीज़ें जो हैं वो सीखी जाएंगी। रोल ऑफ, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र आ जाता है। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो रोल है वो भी जो थोड़ा सा जो है वो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है कि उसके बाद जो है वो काफ़ी उसका उसका जो काफ़ी मुश्किल है। तो पहले आप जो है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर का जो है वो कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह जो है मैं शाम तक जो है दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे चीफ फाइनेंशियल एंड अकाउंट ऑफिसर से। चलें जी, थैंक यू सो मच, ओके।